क्या हम लोग भूल गए किस तरह के नारे लगाए जाते थे? रालिफ गालिफ सालिफ, और किन कश्मीरी पंडितों को किस तरह से काटा गया था? क्या हम भूल गए? तो जब हम ये बात करते हैं कहां कहां कटे, मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति थे, आप लोग को पता ही होगा वैसे, पर इसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे जब भी आता है ये कहानी मेरे पास जरूर आती है स्मरण में। वो है जोगेंद्र नाथ मंडल जी की कहानी। आप लोग को पता है उनके बारे में? काफियों को पता होगा। मैं हल्का सा दोहराते हुए फिर प्रभाकर जी के पास लेके जाता हूं इस वार्ता को। जोगेंद्र नाथ मंडल को शक हो गया था कि जय भीम जो है वो करिश्माई एक तिलस्मी नारा है, इसकी ओर चलते हैं भाई। और असम में सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो थी हमारी, जहां पर रेफरेंडम आया, इन्होंने भारी तादाद में वोट किया कि भाई हम तो जिन्ना के साथ जाएंगे, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। पहले वहां के मंत्री भी बन गए, ये श्रम मंत्री और लॉ मिनिस्टर भी बन गए वहां पर ये। उसके बाद जो वहां कत्लो गारत हुई, वहां से ये आए, और उनकी जो चिट्ठी है जिसके बारे में संजय जी अक्सर चर्चा करते हैं और उनकी पुस्तक में भी वो उपलब्ध है, जरा वो चिट्ठी पढ़िएगा। जब हिंदू बटा तो हिंदू कटा, जब हिंदू घटा तो भी हिंदू कटा। तो ये कह देना किसने काटा, हमें पता है किसने कब कहां कैसे काटा। प्रभाकर जी, आप जरा इस पे प्रकाश डालें। नमस्कार। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान योगी बाबा ने ये घोषणा की थी कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जब हम, तो उन्होंने जो कहा था वो हिंदू वोटर्स के लिए कहा था, ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। इसको कम्युनल एंगल से देखा गया, इसको फियर वेपन की तरह देखा गया। मगर आप इसके अपोजिशन वालों की नज़रिए से देखेंगे तो वोट जिहाद का नारा किसने दिया था? फिर वो कम्युनल नहीं था। अगर बटेंगे तो कटेंगे कम्युनल है, तो वोट जिहाद करने वाले और सज्जाद नोमानी जैसे लोग जो खुलेआम कहते थे मुसलमानों को कि इकट्ठा होकर वोट कीजिए, वो क्या था? तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वाला गलत हो जाता है। बटेंगे तो कटेंगे का कॉन्टेक्स्ट जो योगी बाबा ने कहा था, वो इसलिए कहा था कि हिंदुत्व यानी कि राष्ट्रीयत्व है, और हिंदुत्व के छत्र छाया में जो आता है वो अनेकविध जाति जमातियों जनजातियों में बटा हुआ है, वो ना बटे, एक साथ खड़ा रहे, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा रहे। यही उनका ये बटेंगे तो कटेंगे के पीछे का असल नारा था। मगर वो समझने में कईयों ने गलती कर दी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने शैशव को पूरा करके पौगंडावस्था में आया था, 1992 की बात है, 1992 की। ये मुंबई में बहुत बड़े कम्युनल राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे हिंदू मुसलमानों के। और एक वक्त ऐसा आया था कि मुसलमान हिंदुओं पे हावी हो रहे थे। किस लिए हावी हो रहे थे? कि जो हिंदू थे बटे हुए थे अपने अपने तबकों में, अपने अपने घरों में, अपनी चालियों में, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में। इनको इकट्ठा होने का नारा जो दिया था शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे ने, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तब कुछ अलग शब्दों में कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। अगर बटना नहीं है तो बाहर आइए, सामना कीजिए। और जैसे ही हिंदू बाहर रास्ते पे निकला, ये जो कम्युनल राइट्स जो चल रहे थे ना, जो एक तरफा थे, वो आस्ते आस्ते इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद हिंदू हावी होने लगा, और जैसे हिंदू हावी होने लगा ये कम्युनल राइट्स बंद हो गए। तो बटेंगे तो कटेंगे का अगर आप अलग अलग अर्थ निकालने जाएंगे तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। मगर जो बटा हुआ हिंदू है उसे एक साथ लाना, यही योगी बाबा का मकसद था। उसको गलत तरीके से आज भी लोग पेश करते हैं, जबकि वोट जिहाद और सज्जाद नोमानी का फतवा ये कोई देखता नहीं है। चलिए, प्रभाकर जी का देखिए मत है इस पे ये, पर मैं एक बात कहता हूं, मुझे लगता है घुमाने फिराने का समय खत्म हो चुका है। मैं तो साफ एक बात कहता हूं, मेरे हिसाब से तो अगर इसमें रिलीजियस एंगल लगता है, अगर हिंदू यूनिटी बोलना रिलीजियस एंगल है, तो ये है, ये हिंदू यूनिटी इज द नीड ऑफ द आवर। इसमें मुझे घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छी बात है, आपका भी अपना मत है इस पे। पर उदय जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये हिंदू यूनिटी का क्लियर कट एंगल है, और क्या हिंदू कितना आज बटा हुआ है, आप कैसे देखते हैं? गलत क्या है अगर हिंदू यूनिटी का नारा है तो? देखो, बात 1757 की है। अंग्रेज यहाँ के बसे हुए थे। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1604 में वो हिंदुस्तान आए, और उनका अस्तित्व हमें कब पता चला? जब शिवाजी महाराज पनाहगढ़ के किले पे चारों बाजू से घिरे हुए थे, तो अपने देश का झंडा लगा के उन्होंने गोला बारूद डाले थे। महाराज ने उसको याद रखा था, और वहाँ से छूटने के बाद उनकी जितने भी कारखाने थे यहाँ पे सब उद्ध्वस्त कर दिए थे। इसीलिए महाराष्ट्र के शिवराज्याभिषेक के लिए झुक झुक के उन्होंने अपना पेशगी दी थी, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद की घटनाओं को याद रखिए। 1757 तक वो पूरे हिंदुस्तान में इतने फैल गए, और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। जो लोग बटेंगे तो कटेंगे इसको राष्ट्र विरोधी नारा पेंट करने की कोशिश करें, वो याद रखे उस वक्त क्या हुआ था। 1757 में सिराज-उद-दौला के पास 50,000 की फौज थी, और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके पास 3,000 की फौज थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने इस 50,000 की फौज में जात पात, धर्म, पंथ, खान पान, वेश, इसके आधार पे भेद और भ्रम पैदा किया। 2, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इसके स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, इसके बारे में संभ्रम पैदा किया। 3, ऐसा एक वातावरण पैदा किया कि हर एक जाति, हर एक पंथ दूसरे के खिलाफ लड़ने वाला है। और नतीजा क्या हुआ? 3,000 की फौज ने 50,000 की फौज को काट डाला, और हम परास्त हुए। उसकी क्या कीमत चुकाई? 1757 से लेके 1947, 190 साल हम गुलाम रह गए। When in 1750 we were 25% of the world GDP, by 1947 we became 4%. इतना लूटा। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जिनकी अंग्रेजी आपको अच्छी तरह से समझ में आती है, ऐसे शशि थरूर ने इसको बहुत बार कहा है। और उन्होंने वे कहां से पढ़ा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके रिसर्च है, जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है ब्रिटेन के। और कितना लूटा? $450 बिलियन। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $4.5 बिलियन की है। इसका मतलब है जेब में 100 रुपया है तुम्हारे, तो तुमको 1000 रुपए के लिए लूटा गया। लंदन की मेट्रो जो बनी उस वक्त, तब पूछा गया यह पैसा कहां से आएगा? बोले चिंता मत करो, हिंदुस्तान से आएगा। बटेंगे तो कट गए, और गुलाम बन गए, आर्थिक गुलाम बन गए, सब कुछ लूट गया। बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई राष्ट्रीय विरोधी या किसी पंथ के विरोधी नहीं है। अभी का उदाहरण देता हूं, सब लिख के लाया हूं क्योंकि सेफोलॉजिस्ट हूं। नवागांव नाम का एक असम का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 85% वोटिंग हुई, 85%। धुबरी 92%। अब धुबरी में मुस्लिम पॉपुलेशन 80% है। मथुरा में हिंदू पॉपुलेशन 90% है, और वोटिंग कितनी हुई? 49%। मुर्शिदाबाद में पिछले लोकसभा चुनाव में 11 हिंदू कैंडिडेट थे, और उनमें 5 लाख वोट बढ़ गए। मुस्लिम 3 कैंडिडेट थे, वो जो बाकी के 2 थे उनको 2000 वोट मिल गए। और वो फास्ट बॉलर याद है? पठान, यूसुफ पठान, जिसको ईडन गार्डन छोड़ के कुछ वेस्ट बंगाल का मालूम नहीं था, वो जीत गया अधीर रंजन चौधरी को डिफीट करके, क्योंकि हम बट गए थे, इसके लिए कट गए थे। मैं आपको 100 उदाहरण देता हूं इसके। तो ये बिल्कुल बात साफ है कि ये जो हमारे ऊपर का संकट है वो टला नहीं है। डीप स्टेट इज इन एक्शन। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में इन्होंने करवाया, बहुत सालों पहले इन्होंने ईरान में करवाया। आज ईरान का ये हाल आप देख रहे हैं। 1953 में ये हमसे भी आगे और प्रगत देश था,
वहां पे क्या हुआ? तेल निकालते थे। मोहम्मद मुसादेन ने एक सवाल किया कि आप तेल निकालते हो, जमीन मेरी, तेल मेरा, पैसा और टेक्नोलॉजी आपकी, तो कुछ बांट लेते हैं हम। डीप स्टेट ने कहा हम नहीं बांटेंगे। उसने वो चुनाव का मुद्दा बनाया। 1953 में वो चुन के आए। चुन के आने के बाद वहां पे छोटे छोटे असंतोष हर रोज पनपने लगे। मीडिया खिलाफ, सारी दुनिया उसके खिलाफ, और ऐसी हालत पैदा कर दी जो शेख हसीना पे आई थी, देश छोड़ के भाग गए। और फिर वहां पे राज किसका आया? खोमेनी का राज आया, क्योंकि खोमेनी उनका पपेट था। जैसे मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस को किस कारण आपने नोबेल दिया था? वो नोबेल दिया था ग्रामीण बैंक की अर्थव्यवस्था के लिए। ग्रामीण बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी ने पढ़ा है? 17-18%। कौन गरीब 18% टैक्स देके अमीर बनता है, बताइए मुझे। अब जो बात आपको पता नहीं वो मैं बताता हूं। वो बात यह है कि 2008 में अवार्ड मिलने के बाद ग्रामीण बैंक का मुंह दे मोहम्मद यूनुस ने नहीं देखा, कभी पांव भी नहीं रखा, क्योंकि वो तो एक स्टेपिंग स्टोन था। मकसद था राजनीति में जाना, उसकी व्यवस्था को चरमरा जाना और सत्ता को काबिज करना। 15-20 साल लगे अपने एसेट्स तैयार करने में, हर जगह पे अपने धुरंधर छोड़ दिए, और फिर जब मौका आया तब उसकी व्यवस्था को उद्ध्वस्त कर दिया। ऐसे जयचंद और मीर जाफर हमारे भी है, इसके लिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि हां, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो ही राज करेंगे। बहुत शानदार बोला उदय जी ने। बस दो चीजें से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, आपको बताऊं। एक, इन्होंने बोला वो व्यक्ति जिसकी अंग्रेजी आप सबको समझ में आती है, शशि थरूर। भाई पता नहीं कितनों को समझ में आती है। और दूसरी चीज इन्होंने बोला वो जो फास्ट बॉलर है, अरे वो स्पिनर था सर। वो ऐसा स्पिनर था कि मंदिर के सामने फोटो खिंचा के कह रहा है ये तो मस्जिद है। आप लोगों ने देखी वो फोटो उसने जो डाली थी सोशल मीडिया पे, देखिएगा जरूर। तो इस बात पे आगे बढ़ते हैं। भाई अंत के लिए हमने बचा रखा था अभिषेक जी को, है ना। ये जरा अब अपना ज्ञान हमें देंगे इस विषय पे। इन्होंने चुनावी तौर पे भी इस चीज को बहुत फॉलो किया है, और बटेंगे तो कटेंगे पे इनकी एक अलग राय भी है। एक मैं कहूं अगर एक कंस्ट्रक्टिव आलोचक के रूप में भी एक राय है। तो अभिषेक जी। नमस्कार, जय श्री राम। बगल में तहसीन भाई बैठे हैं, इनसे एक बात पूछनी थी यार। बिहार में आपके 6 कांग्रेस के विधायक हैं, इतना बट गए, उसमें से 3 क्रॉस वोटिंग कर गए और 3 बीजेपी के साइड चले गए यार। यहाँ तो कम से कम बटेंगे कटेंगे आधार पर खुद को एक कर लेते। नहीं, उड़ीसा में तो खैर कम से कम पार्ट तो पहले तो कांग्रेस, हाँ, तो कांग्रेस का क्या है कि बटेंगे तो कटेंगे के कॉन्सेप्ट पे कांग्रेस बहुत वीक है। लेकिन मैं इस पूरे नारे को, क्या है, योगी जी ने हिंदी में बोला, अंग्रेजी में बोला होता, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो कहा आ हा, क्या आइकॉनिक नारा है, क्या आइकॉनिक नारा। जब योगी जी ने ये बात बोली थी उस वक्त दुनिया में चल क्या रहा था? एक दीपू चंद्रा था पश्चिम बंगाल, सॉरी मुंह से निकल जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में मैं भेद नहीं कर पाता हूं। पूर्वी पाकिस्तान आजकल नया नया बना हुआ है। तो वहां पे दीपू चंद्रा को जिंदा जला दिया गया। अब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अनडिवाइडेड बंगाल क्या था? आज का बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी बंगाल, जो नाम देना चाहे। हीरा मंडी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ पन्ना मंडी भी कहते हैं, वो आपके ऊपर। क्या यहां के रहने वाले हिंदू और मुसलमान अलग अलग थे क्या? नहीं थे ना। तो आप देखिए, एक जगह ये इंसिडेंट हुआ रहता तो मैं कहता इत्तेफाक। एक फ्रांस में लेक्चरर था, उस पे भी इसी प्रकार से इस निंदा का आरोप लग गया। देश में जब भी हिंदुओं की बात कोई करता है ना, तो उसे कह दिया जाता है चुपचाप कि तुम सांप्रदायिक हो, क्योंकि इस देश के इकोसिस्टम ने मान लिया है
अलग अलग माध्यम से ये बता दिया है कि भाई हिंदू तुम कुछ नहीं थे। फिल्मों के माध्यम से, प्रोपेगेंडा हर माध्यम से किया गया। एक फिल्म मैंने देखी थी, अमिताभ बच्चन अपना शिखा काट रहा था। अब बताइए कि कौन सा स्वाभिमानी ब्राह्मण अपना शिखा काट लेगा भाई? कोई भी बदले का इवेंट हो। कश्मीर के अंदर लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई 2006 में। ये सब तो हमने आंखों से देखा। 2014 के बाद तो हम पैदा हुए नहीं राहुल गांधी की तरह। हमने देखा। आप बताइए, फिर भी उसको कहा गया ये प्रोपेगेंडा है। ये कैसे होता है भाई? अब आपने पूछा क्रिटिसिज्म। देखिए, हम लॉन्ग रन में बहुत यूनिटी की तरफ आए हैं, पर आप जिस तरफ जा रहे हैं, मेरा मन, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप एट्रोसिटी एक्ट पर जो मैंने बोला था, जिस प्रकार जी नहीं, आपका एक इनका वाक्य रहा है कि बात तो ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे, पर आज कौन बांट रहा है? हाँ। ये जब आप बोलते हैं तो भाई मैं चाहता हूं आप इस पे जरा जी जी, मैं उस पे आ रहा हूं। राजनीति हमेशा, करण भाई, एक माइनॉरिटी को ढूंढती है। इस बात को आप समझिए। राजनीति का ये क्रूएल रूप है। और जो यूजीसी या एससी एसटी एक्ट पर ये जो विरोध का स्वर आजकल आप सुन रहे हैं, ये मानिए या ना मानिए, चाहे वो राजद की नेत्री डॉक्टर कंचना यादव हो, खुले में कहती है कि मैं तुमसे 5000 साल के शोषण का बदला लूंगी, तो एक फियर फैक्टर क्रिएट होता है कि ये लोग यहां बांट रहे हैं। अगर कर्नाटका में कोई रोहित वेमुला एक्ट के नाम पर आप एक्ट लेके आते हैं और एब्सोल्यूट ड्रैकोनियन प्रावधान है उसके, तो फियर क्रिएट होता है। और हिंदू का, उनको पता है कि हिंदू को इन्हीं सब मुद्दों पे डिवाइड किया जा सकता है। अगर इन मुद्दों पर हम चुप हो जाएंगे तो हम समाज में यूनिटी नहीं ला सकते। हमें एड्रेस करना पड़ेगा। मोदी सरकार के आने के बाद राहुल गांधी एंड कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता चल गया कि जब तक हिंदुओं का स्ट्रेंथ हम कम नहीं करेंगे, डिवाइड हिंदुओं को नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोर वोटर तो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा उनका। बीजेपी 0% वोट शेयर से शुरू होती है, कांग्रेस 19% वोट शेयर से शुरू होती है। यह बात आप लोग मानिए। किशन, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं एक बार किशनगंज में गया था। लोग कहते हैं कि भाई भाजपा ने आज तक मुस्लिम सांसद नहीं दिया। मुझे आप लोग बताइए कि किशनगंज से कब हिंदू सांसद जीत गया? कब जीता? नहीं जीता ना। तो ये राजनीति में मत लेके आइए। डेमोक्रेसी नंबर का गेम है। जो नंबर के हिसाब से जीतेगा वो सत्ता में आएगा और सत्ता के हिसाब से बदलाव होगा। और सत्ता के हिसाब से बदलाव कब होगा? जब आप राजनीति के इन टैक्टिक्स का प्रयोग करेंगे। योगी जी ने जिस संदर्भ में उस वक्त कहा था, मैं आज भी मानता हूं, सिर्फ बांग्लादेश में वो नहीं हो रहा है। अभी उत्तम नगर में तरुण खटीक को क्यों मारा? अपने ही देश में 75 साल बाद अगर हम होली नहीं खेल पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम नारों में रह जाएंगे।